Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. Maharashtra mein more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के 3 महीने बाद ही सही अब ऐसा लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आया कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसमें बहुत सारा गड़बड़ है और इसलिए हमने देखा कि जो विरोधी पक्ष नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने सोमवार को यह मुद्दा लोकसभा में भी उठाया। एक ऐसा मुद्दा जो हम लगातार हमारे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल पर उठाते रहे हैं। सवाल ऐसे जैसे कि 2024 लोकसभा में जब महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटों पर विपक्ष जीत सकी थी, तो आखिर 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि 48 में से 31 सीट जीतने वाली विपक्ष की महाविकास आघाड़ी 288 में से केवल 46 सीटें जीत पाई हैं। और इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने न केवल लोकसभा में सोमवार को इसे लेकर सवाल उठाया, बल्कि अपने भाषण में कुछ आंकड़े भी दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जिसे लेकर हो सकता है देरी से ही सही विपक्ष के नेता भी बात करने लगे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं हुआ क्या। पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, पिछले साल, तब महाराष्ट्र में विपक्ष जो है बहुत मजबूत नजर आ रही थी। 48 सीटें महाराष्ट्र के लोकसभा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है और इन 48 सीटों में से 31 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी शामिल है, वो 48 में से 31 सीटें जीत पाई थी, जो कि शायद विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और सत्ता में मौजूद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी हार। इससे यह समझ में आ रहा था कि महाराष्ट्र में हवा बदल रही है और 4 महीने बाद या 5 महीने बाद ही यहाँ पर लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। चुनाव के समय भी ऐसा लग रहा था कि हवा जो है लोकसभा में देखने मिली थी, उसी तरह का हवा विधानसभा के समय भी देखने मिलेगा। लेकिन विधानसभा के 288 सीटों में से महाविकास आघाड़ी केवल 46 सीटों पर जीत पाई, जबकि महायुति, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी शामिल है, वो 230 सीटों पर जीत पाई। आखिर 4-5 महीने में ऐसा क्या बदल गया? ये एक सवाल था जो हम लगातार उठा ही रहे थे और सोमवार के दिन राहुल गांधी ने भी इस सवाल को नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा में उठाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि इसे लेकर क्या चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अचानक से 4-5 महीने में इतने वोटर महाराष्ट्र में बढ़ गए, 4-5 महीने यानी लोकसभा के चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले इतने वोटर महाराष्ट्र में बढ़ गए जितने कुल मिलाकर वोटर्स हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। क्या इसे लेकर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? और विपक्ष ने इतनी देरी से इसे लेकर क्यों सवाल उठाया? आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या। Now I want to bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Maharashtra mein more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर,
एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज वोटेड, एक्स्ट्रा हैज वोटेड इन महाराष्ट्र। वी आर सेइंग टू द इलेक्शन कमीशन, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. तो राहुल गांधी को जैसे कि आपने सुना, राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा के बीच अगर इतने ज़्यादा पैमाने पर आप नए वोटर्स को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। उनका जो इशारा था वो साफ था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और मैं आपको और आंकड़ा देता हूं जो शायद राहुल गांधी ने अपने भाषण में नहीं कहा। 6 महीने के भीतर महाराष्ट्र में 6 महीने के भीतर यानी लोकसभा से विधानसभा के बीच में 48 लाख न्यू वोटर्स को ऐड किया गया। 48 लाख 6 महीने के भीतर 48 लाख वोटर्स को ऐड किया गया, जबकि पिछले 5 साल में यानी 2019 से 2024 के बीच में केवल 32 लाख वोटर्स को ऐड किया गया। आप सोचिए दर्शकों, 5 साल में 32 लाख वोटर्स को ऐड किया गया, जबकि 6 महीने में 48 लाख नए वोटर्स को चुनाव आयोग ने ऐड किया। अब आप समझ ही रहे होंगे कि ये नए वोटर्स क्यों ऐड किए गए। हो सकता है लोकसभा चुनाव के जो नतीजा है उसके बाद इन नए वोटर्स को ऐड किया गया। अब इसमें आप ये भी देखिए कि लोकसभा से लेकर विधानसभा के बीच में महायुति को 72 लाख ज़्यादा वोट मिले हैं, 72 लाख वोट्स, जबकि महाविकास आघाड़ी के 24 लाख वोट कम हुए हैं। इनके 72 लाख वोट बढ़े हैं, महाविकास आघाड़ी के 24 लाख वोट कम हुए हैं, यानी कुल मिलाकर जो डिफरेंस है वो आप देखिए कितना है, 48 लाख का, 48 लाख का। और आपको शुरुआत में मैंने क्या कहा, कितने नए वोटर्स को 6 महीने में ऐड किया गया, 48 लाख न्यू वोटर्स को। क्या ये मामला बड़ा नहीं है? क्या इसे लेकर चुनाव आयोग को सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? हमारे जैसे कई लोग जहां पर लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहे थे, इसे मुद्दा बना रहे थे, विपक्ष को शायद 3 महीने बाद ये बात समझ में आ रही है और इसलिए अब जाकर लोकसभा में राहुल गांधी इस पर बात कर रहे हैं। अब दर्शकों, आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि ऐसा नहीं था कि इसे लेकर बातचीत नहीं हो रही थी। अगर आपको याद होगा, महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे, राहुल गांधी ने जिस शिरडी का जिक्र किया, वहाँ पर उसके आसपास के कॉलेज से लोगों को लाया गया था जो वहाँ पर वोट कर रहे थे। वहाँ पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी अहिल्याबाई होलकर मतदान केंद्र पर मौजूद थी। उस प्रत्याशी का नाम है प्रभावती घोगरे। इन्होंने वीडियोस बनाया और वहाँ पर लोगों से पूछा भी इन्होंने, आप कौन हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। और बहुत लोग अपना आईडी कार्ड नहीं दिखा पाए थे। और उसी शिरडी के एक गांव में एक इमारत से 7,000 नए वोटर्स को चुनाव आयोग ने या इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव में वोट करने दिया। एक इमारत से नए 7,000 वोटर्स। ये नए 7,000 वोटर्स अचानक से कहां से आए, इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और तभी भी ऐसा नहीं है दर्शकों कि इसे लेकर सवाल नहीं पूछा जा रहा था। अगर आप हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने दिसंबर के महीने में सोलापुर के पास मौजूद एक गाँव है मारकड़वाड़ी, वहाँ पर जो घटनाएं हुई थी उसे लेकर हमने लाइव किया था और आपको जानकारी दी थी। वहाँ पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता वहाँ से चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसके बावजूद मारकड़वाड़ी, जहाँ पर उनका मानना था कि उनके समर्थक ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी बीजेपी से जो प्रत्याशी थे उन्हें ज़्यादा वोट मिले।
और उन्होंने इसका विरोध किया और गांव वालों ने कहा कि हम फिर से मॉक पोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मॉक पोल हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उनका कहना है हम मान ही नहीं सकते हैं कि हमारे गांव में जो लोग हैं उन्होंने एनसीपी शरद पवार के जो प्रत्याशी थे उन्हें वोट नहीं दिया और बीजेपी को वोट दिया। वो गए चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग को कहा कि हम यहाँ पर फिर से चाहते हैं कि यहाँ पर आप फिर से पोस्टल बैलेट से वोटिंग कीजिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि देखिए अब वोटिंग खत्म हो चुका है, आप फिर से वोटिंग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं करवा सकते, हम मॉक पोल ही सही है, हम मॉक पोल करेंगे क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे गांव के लोगों ने एनसीपी शरद पवार गुट के जो प्रत्याशी हैं उन्हें ज्यादा वोट दिया, ना कि बीजेपी के लोगों को। यहां तक तो ठीक था। इन्होंने कहा हम खुद करेंगे, हमें लोकतंत्र पर भरोसा रखना है। इन्होंने खुद अपने पैसों से वहां पर प्रिंट आउट्स निकाले, वोटिंग के लिए एक दिन चुना, गांव वालों को उसकी जानकारी दी। लेकिन उससे ठीक पहले वहां पर तब तक सरकार नहीं बनी थी, यानी राष्ट्रपति शासन या गवर्नर का शासन महाराष्ट्र में लगा हुआ था। उन्होंने वहां पर धारा 144 लगा दी, 144 लगा दिया गया, लोगों को बाहर आने से रोका गया। वहां पर जितने गांव वाले नहीं थे उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर पुलिस को वहां पर भेजा गया और वहां पर लोगों को वार्निंग दिया गया कि अगर आप वोटिंग करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इतनी पुलिस प्रशासन मौजूद होने के बाद लोगों ने यह तय किया कि अब वो वोट नहीं करेंगे, मामला लॉ एंड ऑर्डर पर आ गया है तो इसे हम बिगाड़ना नहीं चाहते। तो वहां पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग तब भी नहीं कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि अब जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि महाविकास आघाड़ी के 100 से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं दर्शकों जिन्होंने अपने नतीजों को चैलेंज किया है। होता यह है कि जैसे ही आपके नतीजे आते हैं 45 दिनों का समय मिलता है जिसमें आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग से जो फैसला आता है वो आपको सही नहीं लगता है तो आप इसके खिलाफ अदालत में भी जा सकते हैं। और 100 से ज़्यादा प्रत्याशियों ने कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो अपनी जो परेशानी है या जो नतीजे आए हैं उससे अपने आप को अलग किया है। उन्होंने कहा है कि हम इसे नहीं मानते हैं। महाराष्ट्र के करीब करीब महायुति के करीब करीब 100 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग के सामने याचिका दर्ज की है, इलेक्शन पिटीशन प्रेफर किया है। ये एक तीनों दलों के नेताओं का मिलकर निर्णय था कि हमें इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग हमको न्याय नहीं देता तो फिर उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। अदालत में इसके ऊपर क्या होता है ये तो मैं आपको बताऊंगा जब अदालत में इसके ऊपर सुनवाई होगी। हम इसे जरूर ट्रैक करते रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो शायद देश के दूसरे राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको याद है हाल ही में शरद पवार ने भी कहा था कि ये जानबूझकर ऐसा लगता है कि किया जा रहा है कि एक राज्य रख लेते हैं अपने पास जो महत्वपूर्ण होता है और जो छोटा राज्य होता है वो विपक्ष को दे देते हैं। इसी तरह का कुछ उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में कहा था कि महाराष्ट्र बीजेपी अपने पास रखना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर एक जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें एयरपोर्ट से लेकर सब कुछ दिया जा रहा है महाराष्ट्र में, नाम बताऊं या आपको पता है, आप ही बताइएगा। उनके लिए ये जो स्टेट है ये बीजेपी को जीतना बहुत ज़रूरी था। धारावी रीडेवलपमेंट की बात थी, कई सारे टेंडर्स के कैंसिलेशन की बात थी। ऐसे में ये बीजेपी के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने झारखंड विपक्ष को दे दिया और महाराष्ट्र खुद रख लिया। इसे लेकर लगातार आप देखिए कि जैसे ही नतीजे आए थे उसके बाद भी कहीं पर अगर इतना बड़ा नतीजा है, अगर बीजेपी के समर्थक इतने बड़े पैमाने पर मौजूद हैं तो हर जगह पर सेलिब्रेशन होना चाहिए था। आपको महाराष्ट्र में कहीं पर भी उस दिन सेलिब्रेशन देखने नहीं मिला जिस दिन नतीजे आए थे। उसके बाद भी इसे लेकर विपक्ष भी शांत हो गया। विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, सब चुप हो गए। कम से कम अब इसे लेकर जो है मुद्दा उठने लगा है। और केवल विपक्ष ही नहीं दर्शकों, राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक तरीके से समर्थन कर रहे थे, उनके पार्टी के सभी लोग इस चुनाव में हार गए। हालांकि वो बीजेपी के साथ गए नहीं, लेकिन लोकसभा के समय उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था। वो खुद आकर कहने लग गए कि ऐसा कैसा हो गया कि बाला साहेब थोरात जो कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, जो 7 बार जीत कर आए हैं, जिनका संगमनेर में बहुत अच्छा होल्ड माना जाता है, वो 10,000 वोट से हार जाते हैं। उन्होंने खुद अपने पार्टी के एक जो विधायक थे पहले के राजू पाटिल, उनका कहना था कि कल्याण में गांव है जहां से उन्हें 1500 के आसपास वोट्स मिलते थे, उन्हें 0 वोट मिला, एक भी वोट नहीं मिला। उनका कहना ये संभव ही नहीं है। जब राज ठाकरे भी जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, अगर वो भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लग रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? अब देखिए दिल्ली के नतीजे नहीं आए हैं, उससे पहले भी विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर जो देरी हुई है, यहाँ पर जो आपने नॉर्मलाइज करने को समय दे दिया विपक्ष ने सत्ताधारी पक्ष को, क्या ये देरी से ये फैसला नहीं लिया गया विपक्ष की ओर से? क्या उन्हें ये फैसला पहले नहीं ले लेना चाहिए था? ऐसे तमाम सवाल अब भी मौजूद हैं जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन कम से कम लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, जो दर्शाता है कि कम से कम विपक्ष के कुछ लोग जाग तो रहे हैं, जिन्हें ये समझ में तो आ रहा है कि गड़बड़ी हो रही है। और ये गड़बड़ी हम इसलिए नहीं दर्शकों उठा रहे हैं क्योंकि विपक्ष हार गई, हम उठा रहे हैं या इस मुद्दे को हमारे इस चैनल पर लगातार इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अगर लोकतंत्र को बरकरार रखना है तो वहाँ पर क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। जैसे मार्केटवाड़ी के गाँव वाले कह रहे थे कि क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हम जिनको वोट दे रहे हैं ये वोट उनको जा रहा है या नहीं। इसलिए तो वो मॉक पोल चाहते थे। लेकिन जब आप गांव वालों से ज़्यादा वहाँ पर पुलिस को भेज देंगे और उनको मॉक पोल भी नहीं करने देंगे जो खुद अपने पैसे से कर रहे थे, ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, ये दर्शाता है कि ये सरकार और सरकार के अधिकारी कितने डरे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी ने जो इस मुद्दे को उठाया वो केवल एक भाषण तक सीमित ना हो। कांग्रेस के पास कोई प्लान हो इसे आगे ले जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए चुनाव आयोग जवाबदेही रखती है, हर किसी को उन्हें जवाब देना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ विपक्ष को कोई सवाल या कोई कदम उठाना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपको लीगल वेज देखने होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप लोकतंत्र को मजबूती से इस देश में नहीं रख पाएंगे। और पहले भी आपको मैं बता दूं, जो लोग अभी कहेंगे कि अभी अचानक से ईवीएम वाला मुद्दा उठने लगा है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप सर्च करेंगे तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल जिन्होंने उठाया या पहले कुछ नेता जिसमें से सवाल जिन्होंने उठाया था, उसमें एक नाम है बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की। क्या बीजेपी के लोगों का यह कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी गलत थे? ये भी एक सवाल उठता है। कांग्रेस के नेताओं से तो हमें तमाम सवाल हैं कि आप इतनी देरी से क्यों जागे। कम से कम जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस का, उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से ही पूछ लेना चाहिए था, जो लगातार ये डिसबिलीफ में है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है। दर्शकों, कांग्रेस जो 2019 लोकसभा में केवल 1 सीट जीत पाई थी महाराष्ट्र में, 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीत पाई थी। एक बहुत बड़ी जीत थी। अगर नरेंद्र मोदी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाए थे लोकसभा में, उसमें महाराष्ट्र ने और कांग्रेस ने एक अहम भूमिका निभाई थी महाराष्ट्र। ऐसे में जब कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष 46 सीटों पर विधानसभा में सीमित हो जाता है, जो 31 लोकसभा सीटें जीत पाता है, यह दर्शाता है कि चीज़ें बदली हैं। और मैंने आपको आंकड़ा दिया, मैंने आपको बताया कि कैसे 5 साल में 32 लाख वोटर्स को बढ़ाए गए, जबकि 6 महीने में 48 लाख वोटर्स को बढ़ाए गए। महाविकास आघाड़ी के कुल 24 लाख वोट लोकसभा की तुलना में विधानसभा में कम हुए, जबकि बीजेपी को कुल मिलाकर 72 लाख वोट लोकसभा की तुलना में विधानसभा में ज़्यादा मिले। क्या बीजेपी के नेता ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से उनके जो स्थानीय नेता हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं? अगर हैं तो वो ये ऑन रिकॉर्ड कह के दे दें। तो ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई है इस सब के बीच में कि कम से कम इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब इसे लेकर आगे क्या होता है, क्या चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब दिया जाता है या केवल शेरो शायरी मारी जाती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा उठा, मुझे लगा कि आपको ये सारे डेटा, जो आंकड़े हैं, जो हमने वोट परसेंटेज बढ़ने की बात कही या वोटों के यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने की बात की, या जो राज ठाकरे ने कहा, ये आपके सामने लाना ज़रूरी था। मार्केटवाड़ी के लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, राज ठाकरे के भी कार्यकर्ता इस वीडियो को देखेंगे, और हो सकता है कि हर कोई इंतज़ार करेगा क्लैरिटी मिलने के लिए। क्या क्लैरिटी मिलेगी, ये केवल समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आया तो ना केवल इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर प्लीज़ करें, इसे वायरल करें ताकि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। साथ ही साथ अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम लगातार ऐसे वीडियोस तथ्यों के साथ विपक्ष से पहले उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।